नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं आप लोग, और आपने ये महसूस किया है एक क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद एक दो टॉपिक सॉल्व किए, फिर आप लोग के कमेंट आए कि एक क्वेश्चन पेपर और हो जाना चाहिए। तो आज मैं एक क्वेश्चन पेपर और लेकर चलता हूँ। यूपीएसआई की परीक्षा जो 22 दिसंबर 2017 को संपन्न हुई, इसका एक क्वेश्चन देखिए, ये आया था a/2 पहला क्वेश्चन, b/3 इज इक्वल टू c/4, ये तीनों बराबर हैं और इज इक्वल टू 2a - k 3b + k 5c अपॉन k। तब उन्होंने बोला था तो k की वैल्यू क्या होगी, ये था क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चंस करते समय क्वेश्चन ही बता देता है कि करना क्या है। जब ये सारी चीजें बराबर है तो किसी ना किसी संख्या के तो बराबर होंगी। मैंने मान लिया ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मैं मान लेता हूं इन सब की वैल्यू किसी एक नई चीज x के बराबर थी, थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने। अगर सारी चीजें x के बराबर हैं तो फिर a की वैल्यू तो डायरेक्ट 2 का गुणा उधर कर दोगे, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x। क्लियर? a की वैल्यू 2x, और b में 3 का गुणा उधर कर दोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x, और c के नीचे वाले 4 का गुणा उधर कर दोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 4x। अब आपको abc तीनों तो मिल चुके। अब ये वाली जो बात थी जिसमें k मौजूद है, हमें तो k फाइंड करना है, इसको भी तो x के बराबर माना हुआ है क्योंकि चारों बराबर है, तो इसको उठा के x के बराबर रखो। गौर से देखना, 2a - k 3b + का 5c अपॉन k इज इक्वल टू x था। 2a की जगह पर क्या रख सकता हूं, a की जगह पर तो 2x रखना है, तो जैसे ही a की जगह 2x रखोगे 2 दूनी 4x हो चुका। क्लियर है क्या? -k 3, चलो ऐसे धीमे धीमे कर लो, 2 × 2x, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। b की जगह पर 3x मैंने फिर रख दिया, c की जगह पर 4x, लो मैंने ये भी रख दिया, इज इक्वल टू x, और ये जो k था ये गुणा में भेज दिया। कोई दिक्कत यहां तक? क्या हुआ, 4x ये और 20x ये, 20 और 4 24 में से जब 9 आप घटाएंगे 15x आपके पास बचेंगे, x × k। x से x भी फिनिश हो गया, k की वैल्यू 15 आ गई। बताइए क्या इस क्वेश्चन में था? देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो सबको करनी है, बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन होना नहीं, लेकिन जो चीज सोचने की है वो सोचिए। इसमें 4 पार्ट थे तो किसी ना किसी के तो बराबर रहे होंगे, उसके बराबर रखे हमने ABC की वैल्यू निकाल के काम निपटा दिया। नेक्स्ट देखिए, दो धावक A और B एक ही दूरी को 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की गति से तय करते हैं। एक धावक दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो तय की गई दूरी का पता लगाएं। अब पता ही नहीं किस दूरी की बात चल रही है। मान लो कोई दूरी रही होगी x किलोमीटर, इस दूरी पर वो दोनों A और B धावक गए होंगे। एक A है ये दौड़ा, एक B है ये दौड़ा। ये दौड़ रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से और ये दौड़ रहा था 25 किलोमीटर पर आवर से। अब आप सोचकर बताइए, कि जो तेज दौड़ रहा है वो कम समय लेगा और जो धीमे दौड़ रहा है वो ज्यादा समय लेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी अगर x है और समय इसका इतना है, और तो दूरी बटे चाल जैसे ही करोगे तो जिसने ज्यादा समय लिया है उसमें से कम वाला समय घटा दोगे। 15 मिनट आना चाहिए क्योंकि यही कहा है 15 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो ये कितना समय लेगा? जो तेज चल रहा है, जो धीमा चल रहा है वो ज्यादा समय लेगा। दूरी बटे चाल, ये इसने समय ले लिया, और ये कितना लेगा? दूरी बटे चाल। इन दोनों के समय में जो अंतर है वो सवाल ने कहा है 15 मिनट है, क्योंकि पूरा सवाल किलोमीटर और घंटा में चल रहा है तो इसे मिनट में नहीं छोड़ना चाहिए। इसे तुरंत 60 से भाग देके हमने घंटे में तब्दील कर लिया। अब पूरा क्वेश्चन किलोमीटर और घंटे में चल रहा है। कैलकुलेशन कर लो, 1/4 और इधर एलसीएम जैसी लोगे 100 आ जाएगा। 5 बार 5x, फिर 4 बार 4x। अब 4 से इसको 25 बार काट भी लिया होगा हाथ के हाथ, 25 एकम 25, x की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर। यही पूछा था कि दूरी कितनी थी, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस का सवाल था। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखिए, A और B के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि A को B से 8 चॉकलेट अधिक मिलते तो यह अनुपात 4:5 हो जाता। अब यह ज्ञात करो कि A और B के पास शुरू में कितने चॉकलेट थे। मतलब A के पास और B के पास प्रारंभ में जो चॉकलेट का अनुपात था वो 3:5 था। मैं मान सकता हूं, मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी बताया है कि अनुपात के केस में रैंडमली हम एक x वेरिएबल दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3x तो मैंने A के पास मान लिए और B के पास मैंने मान लिए 5x। फिर उन्होंने ये कहा है कि यदि A को B से 8 चॉकलेट अधिक मिलते, यानी जितने मिले हैं इससे
8 चॉकलेट अधिक मिल गए। देखो अधिक का मतलब जोड़ना है, अधिक मिलते तो क्या होता, तो यह अनुपात, कौन सा अनुपात, ए का और बी का, ए का और बी का, समझना। 8 चॉकलेट ज्यादा देने के बाद ए और बी को तो कुछ बढ़ा ही नहीं, बी तो जितना था वो इतना ही है। 8 चॉकलेट देने के बाद ए और बी का अनुपात अब कितना हो जाता, 4:5। 4:5 कहो या 4/5 कहो, ये तो आप समझ ही रहे हो, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। कैलकुलेशन का पार्ट आप आसानी से निपटा सकते हो। 5 या 15 x प्लस 5 8 40 और 5 चौक 20x। देखना कहीं कोई मिस्टेक, इस 15x को उधर भेज दो, 5x बचेंगे क्योंकि 15x 20x में से घटाना रह जाएगा, और 5 8 40, x की वैल्यू 8 आ गई। दैट मीन्स x की वैल्यू 8 रखने का मतलब है 8 तिया 24 चॉकलेट ए के पास पहले थे, क्योंकि पहले कितने थे, 3x या 3 गुणा 8 24, और बी के पास कितने थे, 5x यानी 5 गुणा 8 40 चॉकलेट। दोनों के पास जो चॉकलेट थे, ए के पास 24 और बी के पास 40। अगला क्वेश्चन देखिए, 264 भागित 33 गुणा 1/3 प्लस, यानी बोर्ड मास का एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, विद इन लाइन इसको कंप्लीट करिए। 264 भागित, इसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, खत्म करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट ही निपटाया जाता है, इसको निपटा दिया 11 बार, फिर प्लस 1/2 इंटू 6 × 18 तो 20/3 प्लस 3/2। अब ये डिवाइड और ये मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को कंप्लीट करने की बारी आ गई, पहले करा दो। 11 से 11 दूनी 22, बच गए 4, 11 चौक 44 प्लस 2 से काट दिया 10 बार, 10 बट्टे नीचे 3 प्लस के 3/2, एलसीएम आएगा 6 तो आएगा एलसीएम, और 1 से 6 बार 6 का गुणा करा दो, 144, 24 6 144, 3 दूनी 6, 2 दाई 20, 2 से 3 बार 3 3 9, 144 20 164 9 173/6 आपका आंसर हो गया। कितना आसान था। अगला देखिए, 100 रुपए की एक राशि के ऋण को ऋण के रूप में दी गई है, जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है, ब्याज की दर बताओ। तो कुल वापसी कितनी होगी भाई, 6 किस्त थी 20 रुपए के हिसाब से 120 रुपए की हो गई, तो ब्याज कितनी ले ली, ब्याज 120 में से 100 रुपया ही तो लिया गया था, टोटल ब्याज 20 रुपया वसूल की गई, ये 6 माह की थी, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी भाई, इसकी दुगनी कर लो, 40 रुपया 1 साल की ब्याज वसूल की गई। फॉर्मूला होता है ब्याज वाला क्या, कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, तभी तो ब्याज के बराबर रखा जाएगा 40 के। मूलधन कितना दिया गया 100, 100 से 100 खत्म, आर बराबर आ गया 40%। कैलकुलेशन चेक करिए। और देखिए, 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई। 12 व्यक्ति 8 दिन में काम कर रहे थे, तो सीधा सा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका आपके पास रहता था कि भाई 12 व्यक्ति जब 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, ज़्यादा समय लेगा, यानी 12 गुणा 8, यानी टोटल 96 व्यक्ति का काम है वो। तो अपने पास आदमी कितने मिले, देखिए आपने इस तरीके से एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, M1D1 = M2D2, मैं लिख देता हूँ, M1D1 = M2D2। इस फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, कितने आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, टोटल आदमी की स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो पहले 12 आदमी 8 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी 96 आदमी की जरूरत है। काम हुआ कैसे कि 3 दिन तक तो काम करवाया 12 आदमियों से, लो साहब 12 आदमी 3 दिन तक तो काम करते रहे, और अभी काम और भी तो करना है, इतना काम हो गया, काम और करो। इसमें क्या हुआ, इस काम को करवाया गया 3 आदमी बढ़ाकर, 3 आदमी बढ़ाकर, यानी आदमी हो गए 15। कितने दिन तक करवाया ये नहीं मालूम, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया भाई। 3 दिन तक 12 आदमियों ने काम किया और 3 आदमी बढ़ाकर 15 आदमी हो गए। इसको 15 को ऐसे ना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, 12 + 3 है तो 15 ही, 3 आदमी बढ़ चुके थे। कैलकुलेशन का काम है, 12 × 36, 12 × 96, 96 में से 36 इधर आके घटा दिया, उधर बच गया 15x और इधर बच गया 60 और सीधे से कट गया x की वैल्यू 4, यानी 4 दिन और लग जाएंगे 3 दिन के बाद। टोटल कुल दिन कितने लगे कार्य समाप्त होने में, अगर ऐसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो 3 दिन तक तो उन्होंने ही काम किया था, बाद में 4 दिन इस नई टीम को भी लग गए, 15 लोगों की जो टीम थी। टोटल 7 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेनें एक आदमी को पार करने में 20 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती हैं। जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, मान लो ये कोई आदमी है,
इसको पार करने के लिए कोई ट्रेन निकली, तो जब ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई पार कर जाए, बस हो गया आदमी पार। दैट मीन्स उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होती है। तो उसकी लंबाई हमें पहले ही दे रखी है, उन्होंने 150 मीटर है, दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर है, लंबाई भी मालूम है, समय भी मालूम है, तो फिर क्या रह गया, चाल निकाल लो सीधी। एक पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन को मान लो ए की चाल, दूरी बटे समय, समय कितना ले रही है 20 सेकंड, 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई आपकी पहली ट्रेन की। दूसरी ट्रेन की बात कर लो, दूसरी ट्रेन कितनी है तो 150 की, लेकिन समय उसने लिया है इस बार 25 सेकंड, 25 छिक्के 150, 6 मीटर पर सेकंड की इसकी चाल आ गई। फिर क्या किया गया, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चले, विपरीत माने ए इधर से जा रही है और बी इधर से आ रही है, और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तब कब पार कर पाएंगी। सोचिए ये दोनों ट्रेनें सपोज करिए, तो पार कब कर पाएंगी, जब इन दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय की जाए। दैट मीन्स इस बार पूछा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब आप एक बात बताओ, दूरी कितनी चलनी है, जब विपरीत चलेंगी तो इसको अपनी दूरी भी चलनी है और अपनी दूरी भी, दोनों को अपनी अपनी दूरियां चलनी है, तब जाके पार हो पाएंगी। तो दूरी कितनी, 150 की पहली ट्रेन और 150 की दूसरी ट्रेन, ये तो हो गई कुल दूरी। चाल कितनी है, जब विपरीत चलेंगी तो चाल जुड़ जाएगी, सापेक्ष गति के नियम से देखिए आप, बिल्कुल जुड़ जाएगी चाल, ऐसा लगेगा कि स्पीड से निकल गई। और जब किसी को ओवरटेक करके निकलते हैं एक ही दिशा में, जब ट्रेन कोई निकलती है तो लगता है बड़े आराम से क्रॉस कर रहे हैं। सीधी बात ये, जब विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जुड़ती हैं, और जब समान दिशा में चलती है तो चालें घटती हैं। फिलहाल चाल इनकी दोनों की ऐड कर दो, 7.5 प्लस 6 कितना हो गया 13.5, ऊपर 300 और नीचे 13.5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना अनुपात है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 5:4:2 है, ठीक है। यदि चौड़ाई ऊंचाई को आधा कर दें और लंबाई 3 गुना कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या संपूर्ण पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले संपूर्ण पृष्ठ यही निकाल लो इसी समय, संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा एक चीज और बताऊं, यदि आपका आंसर परसेंटेज में है तो आप इनको एक्स ना भी दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के केस में इनकी वैल्यू थोड़ी चाहिए, केवल एक रेट चाहिए, परसेंटेज एक रेट ही तो है। तो चाहो तो एक्स दो, चाहो तो न दो। संपूर्ण पृष्ठ होता है फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 टाइम्स ऑफ एल की जगह 5x लगाओ, 4x लगाओ, 2x लगाओ, या केवल 5 4 2 लगाओ, चाहे जैसे करो। मैंने क्या काम किया, 5x लगा ही देता हूं चलो, और 4x, फिर 4x इंटू 2x, फिर 2x इंटू 5x। कैलकुलेट करिए क्या मिलेगा। कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 28 और 10, 38 दूनी 76x स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। जो एरिया था वो 76x स्क्वायर आ गया। ये स्टार्टिंग की कंडीशन है, फिर उसमें परिवर्तन हुए। परिवर्तन क्या हुए, अब नया जो एल है या नई विमाएं जो हैं, नई भुजाएं जो हैं वो क्या है, एल तो 3 गुनी कर दी, 3 गुनी, पहले कितनी थी, पहले एल थी 5x, तो 3 गुनी कर दो 15x, ठीक है साहब। चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दो, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी 4, 4 को आधा कर दो 2x बच गई, और ये 2 थी इसको भी आधा कर दो 1x बच गई। क्लियर है क्या, मैंने आधा कर दिया लंबाई और सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई को। अब क्या परिवर्तन पड़ा ये चेक करना है, तो फिर से निकाल लो एरिया। 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और कैलकुलेट करके भी चेक कर लेता हूं क्या आता है। देखिए 15 दूनी 30 और 2 32 और 15 47 एक्स स्क्वायर, 47 दूनी 2 का गुणा भी होना है बाहर, 94 एक्स स्क्वायर आपका ये एरिया बन गया। टोटल सरफेस एरिया आपका इतना बन गया। कितना चेंज हुआ इसमें ये पता करना है, चेंज कितना हुआ। तो उसके लिए आप चेंज के लिए पहले ये पता करो चेंज बढ़ा है या घटा है। पहले 76 था, अब 94 है, तो बढ़ गया ना। तो कितनी वृद्धि हुई, 94 में से 74 को घटा दिया
और प्रतिशत वृद्धि अगर पूछी जाती है तो बट्टे जिससे तुलना करते हैं वो डाल के 100 से गुणा कर दिया जाता है। 76x² गुणा 100, इतने में से ही तो ये चेंज हुआ, गुणा 100। कैलकुलेट करो क्या है फटाफट से। 94 था, 76 था, 76 कितना बच गया ऊपर? 18 आपका मुझे लगता है ये बच गया। 18x² और नीचे 76x² गुणा 100। कैलकुलेट करिए, x² खत्म और किसी से काटो, 2 से ही काट लो, चलो 2 ने 18, 2 से 38 दूनी 76, अब फिर से 2 से काट लो, 19 दूनी 38 और ये 50 बार 450 बट्टे 19 आ गया। फिर मल्टीपल डिवाइड और करा लो, 19 दूनी 38 बच गए 7, 19 दूनी 38 बच गए कितने? 7, तो 19 तिया 57, फिर बच गए 13.समथिंग% आएगा। देखिए क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चन एक और। 2 ट्रेनें समान दिशा में एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं। पहली ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर है और दूसरी ट्रेन की चाल पहली ट्रेन की गति से 25% कम है। मैं मान लेता हूं इस जगह से ट्रेन चलना शुरू करती है, एक का नाम ए है जिसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी इसी स्थान से चल रही है जिसका नाम बी है और इसकी चाल है 25% कम, इसलिए मैं थोड़ी कम रखी। कितनी है? 25% कम। तो 80 का 25% कम तो 75% तो बचा, 75%। काटपीट कर लो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से इसे काट दिया 20 बार और 20 दिया 60 किलोमीटर की स्पीड जो आपकी है बी की है। हुआ क्या फिर? 1 घंटे बाद तीसरी ट्रेन, अब यहां से जब ये कुछ निकल चुकी, 1 घंटे बाद कोई ट्रेन सी है वो निकलती है, इसकी चाल हमें नहीं मालूम, x किलोमीटर पर आवर है क्योंकि ये तो पूछी है, हमें नहीं मालूम, निकलती है ठीक। उसी बिंदु से उसी दिशा में चलकर B से मिलने के पहले B को पकड़ेगी ना, B धीमे थी, B के मिलने के बाद 150 मिनट और लग जाते हैं उसे A को पकड़ लेने में। तो बताइए तीसरी ट्रेन की चाल क्या थी? तो पहले तो इसने B को पकड़ा होगा, और जब B को पकड़ा होगा तो ऐसे यहां बनाता हूं, देखिए पहले ही यहां तक मान लो B आ चुकी, C ने चलना शुरू किया, B यहां से चलना शुरू हुई थी, तब तक 1 घंटे बाद C ने चलना शुरू किया है, तो 1 घंटे में C इतना तो आगे निकली गई, सॉरी B 1 घंटे में इतना तो आगे निकली गई, तब C ने चलना शुरू किया। और जब C चलना शुरू करेगी तो पकड़ने का मतलब क्या है? पकड़ेगी तो तब जब B के द्वारा चलेगी दूरी और C के द्वारा चलेगी दूरी बिल्कुल सेम हो जाए, तभी तो पकड़ पाएगी। बस यही कंसेप्ट है, जब भी ट्रेन को पकड़ना रहे दूरी हमें बराबर करनी रहेगी। पकड़ लिया, B के द्वारा तय दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। मान लिया हमने क्या कि C जो है T समय चलकर पकड़ेगी, चलकर B को पकड़ेगी, समझना, पकड़ेगी। अब आप एक बात बताइए, जब T घंटे तक C को चलना है और 1 घंटे बाद चली है C, तो B तो 1 घंटे ज्यादा समय ले गई, B के पास T+1 टाइम हो गया। समय गुणा चाल, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितनी थी इसकी B की? 60। इतनी दूरी B ने चल पाई, पकड़ना है तो बराबर तो करना ही पड़ेगा। C कितना? C को केवल T घंटे का टाइम मिला क्योंकि 1 घंटा बाद चली है, और C की चाल x है। एक समीकरण बना के छोड़ दो, ठीक है। दूसरी वाली बात सुनो, जब इसको पकड़ लिया उसके बाद कहीं आगे जाके उसने A को भी पकड़ा होगा, लेकिन यहां से यहां तक का जो समय है वो 150 मिनट कह रहा है कि 150 मिनट बाद पकड़ पाया A को। तो C ने जैसे B को पकड़ने के लिए बराबर बराबर दूरी की, वैसे अब A को पकड़ेगी तो A के बराबर दूरी चलेगी। वेरी गुड, बढ़ जाओ आगे। अब A के लिए बताओ, A के लिए कितना T टाइम बाद इसको पकड़ा, ठीक है साहब, A के लिए बात कर रहा हूं। फिर 150 मिनट और लगे, 150 मिनट को 60 से डिवाइड करा दो, घंटे में बदल गया क्योंकि पूरी कहानी घंटे में है, प्लस 1 घंटा शुरू में ही तो लेके चली थी। ये टाइम किसको मिला? A को, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा मिला है T से, और 150 मिनट ये वाले, इतना टाइम A ने लिया 80 की स्पीड से, चाल गुणा समय। और C को कितना टाइम मिला? C की चाल गुणा समय कितना है? T तो यहीं तक था, फिर 150 और। C ने पकड़ने के लिए T टाइम में तो उसको पकड़ लिया था, किसको? B को, उसके बाद 150 मिनट और लग गए। तो ये B को और A को दोनों को पकड़ने वाला टोटल टाइम तभी तो A पकड़ पाया। ये C की बात हो गई, और C से 1 घंटा ज्यादा A को मिला है। तो देखो C वाला जो टाइम है उसमें मैंने 1 घंटा ज्यादा कर रखा है, यहां 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात घंटे में चल रही है।
तो सी का जो टाइम लिया गया है उससे 1 घंटा ज़्यादा ए को मिला है, क्योंकि ए और बी दोनों 1 घंटा पहले चले थे। 2 इक्वेशन बन गई। मैं फिर कहता हूं, पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को पढ़िए, उसको इक्वेशन फॉर्मेशन बनाइए, उसकी समीकरण पैदा कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन तो यूं चुटकी बजाओ खत्म। अब क्या है, हमको क्या करना है, चाल बतानी है। 2 वेरिएबल है, एक टी और एक एक्स। पहले एक खत्म कर लो, मुझे लगता है डिवाइड कराओ, एक्स खत्म हो जाएगा। करा दो डिवाइड। जो ही डिवाइड कराओगे, डायरेक्ट डिवाइड करा दो समीकरण 1 में, समीकरण 2 से भाग दे दो। देखो पहले तो इसको भी काट पीट कर लो थोड़ी सी। किससे काट दे, 30 पंजे और 30 दूनी 60। इसको भी काट दो, 30 पंजे और 30 दूनी 60। देखिए हुआ क्या, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 60 के साथ t + 1 था और नीचे 1 + t + 5/2 के साथ 80 था। उधर आ जाओ, t x के नीचे x × t + 5/2 था। क्लियर है क्या, काट पीट हो जाए, x खत्म, अकेला t बचा है, कैलकुलेट करना काम बाकी है। 20 × 60 और 20 × 80, ये भी खत्म। अब ये 4t हो गया, जब गुणा करेगा उधर 4t का इसमें गुणा, 4t और ये 1 और 2.5 3.5 कर ले रहा हूं, तो 4t का गुणा t में करूंगा तो 4t² और 3.5 माने 7/2 t। 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा हो रहा है अभी भाई, 2.5 और 1 3.5, 3.5 को 7/2 कर दिया और 4t ने आगे गुणा कर लिया। अब आ जाओ इधर, ये 3t इस t में गुणा करेगा तो 3t² बना लेगा, और ये 3t जब इसमें गुणा करेगा तो 15/2t बना लेगा। फिर यही 3 एकम 3 इसमें गुणा करेगा, 3t और 15/2। कैलकुलेशन देखते रहिए, नजर मारते रहिए, चेक। अब हुआ क्या, इसको इधर ले लो, 3t² बच गया, 2 से काट दो इसे 2 बार, 2 × 7 = 14t इधर बच गया, और कुछ मिस्टेक ना होने जाए, देखते रहे, रुको। अब 4t² में से 3t² को इधर ले लो, 1t² बच गया, और 7 दूनी 14, क्योंकि 2 से ही कट चुका है 2 बार, 7 दूनी 14t आपके इधर थे, उधर से 3 घटाओ पहले, ठीक है। फिर ये 15/2 यानी 7.5 को भी घटाना है, 15/2 भी घटा दिया, और 15/2 उसको भी इधर ही ले लो। अब उधर बच गया 0। अब हमने एक द्विघात समीकरण बना ली, कैलकुलेशन कर लीजिए। इसके आगे का हिस्सा इधर देखिए, t², 3 गए, 11 बचे, और 11 में से 7.5 गए, 3.5 बच गए, और 3.5 को आप लिखते हैं 7/2t माइनस का 15/2 = 0। और जैसे सॉल्व करोगे, 2t² प्लस के 7t माइनस के 15 = 0। 15 दूनी 30 और 10 × 30, घटा कर ही तो लाना है, 10 में से 3 घटाओगे तभी तो 7 बचेगा। ये तो द्विघात समीकरण है, करना आता होगा। 2t कॉमन ले, 2t² प्लस के 10t माइनस के 3t माइनस के 15 = 0। 10 में से 3 गए 7 और 15 दूनी 30, 10 × 30 कॉमन ले लो, इनमें से क्या बचेगा, 2t कॉमन, t + 5 माइनस 3 कॉमन, t + 5 = 0। एक कोष्ठक में t + 5, दूसरे कोष्ठक में 2t - 3 दिख रहा है, 2t - 3 = 0 दिख रहा है। आगे ले, अब इसके आगे बस ये तो या ये 0 या ये 0। मैंने क्या देखा इसके बाद, 2t - 3 को अगर 0 कह दूं तो t की वैल्यू 3/2 आ गई, यानी 1.5 घंटा। और जैसे ही t की वैल्यू पता चल गई, उठा के आप किसी एक समीकरण में रख दो तो आपकी चाल मिल जाएगी। क्वेश्चन की लंबाई पर फिर आप कहेंगे अरे बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। अरे क्वेश्चन कुछ लंबा नहीं है, कंसेप्ट पकड़िए, कैलकुलेशन फास्ट करिए। टी का मान यहां उठा के रख दो, लो रख दे रहा हूं पहली में ही। टी की जगह क्या रखना है मुझे, 3/2 और 1 5/2 हो गया, रख दो लो इसी समीकरण में। पहली से देखो, 5/2 इधर हो गया, 60 भी साथ में है, और उधर टी की जगह 5/2 है, नहीं 3/2 टी की जगह, और बराबर में x है। 2 से 2 खत्म, 3 से 20 बार, और 20 × 5 100। x का मान आ गया 100 km/h। हमारी जो ट्रेन तीसरी थी उसकी चाल आ गई 100 km/h। एक क्वेश्चन और देखिए, 7.5 किलोमीटर 7.5 रुपए प्रति किलो के गेहूं और 10.4 रुपए प्रति किलो के गेहूं को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 9 रुपए प्रति किलो का तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इनमें करना केवल ये होता है, बस देखो एक 7.5 रुपए किलो वाला गेहूं है, एक तरफ 10.4 का है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, मिलाया जाएगा तो 9 का बनाना है।
अब किस अनुपात में मिलाया जाएगा वो अनुपात यहाँ आंसर के रूप में अभी तैयार होता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो। इनका और इनका डिफरेंस कितना है? आप यहाँ से यहाँ जब डिफरेंस करोगे तो 1.5 बचेगा, क्योंकि 7.5 और 9 1.5 बच गया। 10.4 और 9 का डिफरेंस कितना है? यहाँ देख लो 10.4 और ये 9 कितना बच गया? 1.4 1.4। अब यही आपका अनुपात हो गया फाइनल आंसर 1.4 अनुपात 1.5 या दशमलव से दशमलव काट दो 14:15 आपका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी भुजाओं को पेंट किया जाता है। 3 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, इस तरीके से मान लो ये 3 सेंटीमीटर भुजाएं थी इसकी सारी, और इसको पेंट कर दिया सब तरफ से, संपूर्ण पृष्ठ इसका पेंट कर दिया गया। फिर इसको काट काट कर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। फिर उनमें से एक घन को चुन लिया जाता है। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि उस घन को जिसको चुना गया है कोई भी पृष्ठ उसका पेंट नहीं है। तो पहले तो इसके ये पता करो, कल ही परसों हम प्रायिकता का चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं। प्रायिकता में हमने ये देखा है कुल कंडीशन क्या है और हम जो चाहते हैं वो अनुकूल कंडीशन क्या है, बस 2 ही चीज चाहिए। तो कुल कितने घन बनेंगे एक तो ये पता कर लो काटने के बाद, भाई 3 के ही तो काटे और 1 में काटे तो एक सतह पर 9 हो जाएंगे या 3 की घात 3, टोटल 27 छोटे घन हो जाएंगे। ठीक है क्या? उनमें से अब एक चुनना है और इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो पेंट रहित है, पेंट नहीं है उस पर। तो देखो जब अब मैं इसको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा देखना, इसकी मैं एक को जूम करता हूं। ये मानिए एक पृष्ठ को जूम किया मैंने, एक फिगर को, ये वाली एक सतह जूम की और तब जाके देखा कि ऐसे ऐसे 9 मैंने हर तरफ से निकाले हैं। देखो ये इधर से पेंट है, ये वाला इधर से पेंट है, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से पेंट है, बाहर से। केवल एक ही तो ऐसा है बीच में, केवल एक ही तो ऐसा है जो कहीं से भी पेंट नहीं है। तो बिना पेंट वाले घन कितने हैं? बिना पेंट वाले घन हैं हमारे पास केवल एक, केवल 0 1। यही अपनी रियलिटी में अनुकूल कंडीशन भी है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता आपकी हो जाएगी P बराबर अनुकूल कंडीशन बटे कुल कंडीशन। आंसर आ गया 1/27। कितना आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।